अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान को बचा तो लिया, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में आग के शोले फिर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से दर्जनों कार्गो तैयारे, असलहा और गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन आखिरी लम्हे में सदर ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया। इसराइली सहाफ़ी बराक रोइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने 24 घंटों के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और यूएई के सदर शेख जायद आल नहयान से राबते किए। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसके नताइज और नुकसान खलीजी ममालिक को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ट्रंप के मुताबिक इन रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और एक ऐसा मुआहिदा मुमकिन है जो अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता और आलमी बिरादरी के लिए काबिल कबूल होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न कर सके। उधर ईरान ने कश्म जजीरे पर छोटे ड्रोन्स दिखाई देने के बाद अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। लोग सड़कों पर निकले हैं, हुकूमत के हक़ में नारेबाजी की है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के साथ अमन मुआहिदे और आबना हॉर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में आर्जी नरमी की पेशकश कर दी है। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ये तजवीज़ दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान ही सामने आई है कि पाबंदियों में ये नरमी फ़ौरी तौर पर नाफिज नहीं होगी, बल्कि हतमी मुआहिदा तय पाने के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। उसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने दारुल हुकूमत मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ईरान जोहरी अदम फैलाव के मुआहिदे का रुकन है, इसलिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत उसे सिविल और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का हक़ हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हाल ही में ईरान का दौरा भी किया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान को किसी मुआहिदे पर राज़ी करने में कामयाब हो चुका है या अब भी कुछ बाकी है। सबको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब और इस बीच में ज्वाइन किया हामिद खान मशरक़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। एहतशाम साहब, एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है क्या? ज़ाहिर है पाकिस्तान तो किरदार अदा करता आ रहा है, पहले तो यही था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की ग्रेट फील्ड मार्शल की वजह से मैं ये सब रोक रहा हूँ। अब कतर, सऊदी और इमारात की भी एंट्री हुई है, तो एग्जैक्टली सबका इंटरेस्ट है और सभी ये चाहते हैं कि अब गोले बारूद से नहीं बल्कि बातचीत से मसला हल हो। खबर क्या है अंदर की? देखें उबैद, तो ये तीन मुल्कों ने, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो बात की है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप से और कि जंग जो है ना वो हमला ना किया जाए, जंग बंदी रहनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा, अब तो उन्होंने कहा है कि इन तीन मुल्कों ने कहा, उससे पहले वो कह रहे थे पाकिस्तान ने हमें कहा था तो हमने हमला नहीं किया था। एक नई डायमेंशन इसमें यह है कि यूएई जो बाकायदा तौर पे नाराज़ भी था सब जीसीसी मालिक से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी किसी हद तक, और वो ये कह रहे थे कि जी आप पूरा एक हमला करें। अमेरिका को उन्होंने कहा था पूरा हमला करें ईरान के ऊपर। अब उनको भी लग रहा है कि अब फिर आपने देखा है एक नई लहर चली है, जिस तरीके से ड्रोन उनके मुल्क पे भी गए और सऊदी अरब में गए, अगर जो पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे मज़म्मत की है उसकी। देखिए अब दो चीज़ें, एक तो उनको भी एहसास है कि इस जंग से बड़ा नुकसान होगा और ये अगर हम जो फ़ैसला कर रहे हैं कि जी ईरान पे हमला किया जाए उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। बड़ी ख़बर मैं आपको बताऊँगा इसमें उबैद ये है कि ये जो 3 दिन का अनप्लान दौरा था हमारे मोहसिन नकवी साहब का, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का, ये आप देख लें कोइंसिडेंस है क्या कहें, जब 15 से 18 अप्रैल हमारे फील्ड मार्शल साहब भी 3 दिन के लिए ईरान गए थे, आसिम मुनीर साहब जी। अब बड़े वाज़ेह तौर पे ये फील्ड मार्शल का ही पैगाम लेके गए हैं और जो मेरी इत्तला है वो ये है कि अब सारी बातें पीछे रह गई हैं। सबसे अहम बात हो गई है आबना हॉर्मुज़ को कैसे खोलना। क्योंकि देखिए ये डबल ब्लॉकेट है, अमेरिका का भी इनका भी। अब ईरान ने तो इस पर एक बाकायदा उबैद अथॉरिटी बना दी है और ये कहते हैं कि जी कि ये टेरिटोरियल वाटर है ओमान का, ईरान का, हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सारी दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन चाइना और रशिया ने भी जो पैगाम दिया वो भी उनको ये कह रहे हैं कि ये आप नहीं करें, क्योंकि ये बरसों से कबल मसीह से ये एक फ्री वाटर वे है, इसको बंद करके नुकसानात हो जाएंगे और ठीक नहीं होगा। ये बात, ये मैसेज एक जो दे के गए हैं और अपना हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी इस तक सबसे बड़ा इरिटेंट यही बन गया है। तो आबनाए हुर्मस पे आप कोई पोजीशन ना लें और इस पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, यूरोपियन यूनियन, आपके दोस्त सारे कह रहे हैं कि इसको खोल दिया जाए। बाय द वे उन्होंने पिछले 3 दिन में इतने जहाज़ गुजारे हैं, वो कहते हैं जब से जंग शुरू हुई इतने जहाज़ नहीं गुजरे। सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि चाइना के 25 से 30 जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं। अभी ये है कि किसी तरीके से उनको कन्विंस करने की बात हो रही है। और बाय द वे उबैद, अमेरिकी मीडिया में मोहसिन नकवी साहब को जो लोग नहीं भी जानते थे वो जानना शुरू हो गए, उन्होंने भी बड़ा इसको हाईलाइट किया। बड़ी हैरानी तो ये पैगाम रसानी की गई है। जब को नहीं जानता था
जी हाँ, नहीं ना, मतलब जिस तरीके से आम आदमी की बात हो रही है, हो सकता है लोग जानते भी हों, लेकिन आपको पता है अमेरिका में तो आलम यह है कि वो न्यूयॉर्क टाइम, अपना न्यूयॉर्क में बैठे हों तो वो न्यूयॉर्क टाइम वाले कहते हैं हम पूरा न्यूयॉर्क चाहते हैं कि जी हमारी खबरें दें, बाहर की अपनी खबरों को नहीं। 22 जो उनकी 49 रियासतें रह जाती हैं, उनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। तो उनका तो एक अमरीकियों का अपना उम्मी में रवैया है, वो नहीं जानना चाहता। पाकिस्तान नजर आया, पाकिस्तान के जो आला ओहदेदार हैं वो नजर आ रहे हैं सारी दुनिया को। अच्छा मशरकी साहब, एग्जैक्टली अब जी हाँ, कंक्लूड कीजिए। एक जुमला अगर कह दूँ बैद, हाँ आखिरी बात मैं कह दूँ, देखिए जिस तरीके से ये मैसेजिंग हुई है, जिस तरीके से आपने देखा राक्ची साहब गए अपने उधर क्या कहते हैं ईरान गए, फिर राक्ची साहब से हमारी इसहाक डार साहब की बात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अब जा रहे हैं वहाँ पे। अब ये किससे हद तक कहते हैं कि थोड़ी सी एक रे ऑफ होप बनी है, उम्मीद की किरण बनी है। एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ मुझे बताया गया कि पैगाम रसानी जो है ना वो अच्छे तरीके से हुई है। अब तो बकवास बहुत ज़्यादा ईरान से है कि भी अपना हार्ड एंड स्टैंड छोड़ दें, और ये भी कहा जा रहा है कि ये मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है आपका, और कई लोग तो इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस है कि आप मरूजी हालात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपका कितना नुकसान होगा। अभी देखें, उम्मीद की किरण बंदी, अल्लाह करे मामला आगे चले। पैगाम रसानी अच्छी हो गई, ठीक है। मशरकी साहब, एग्जैक्टली इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से एहतशाम साहब भी बता रहे हैं कि ईरान को बता दिया गया, ईरान की पोजीशन में ईरान ने जो स्टैंड लिया हुआ है उसे आप जो भी कहें, सही कहें, गलत कहें या दरमियान का रास्ता कहें, उसमें 19-20 आपको नज़र आया है कोई पहले दिन से आप में फ़र्क आया? यानी सिर्फ और सिर्फ चीन के जहाज़ों को रास्ता दिया जा रहा है, दायरा अमेरिका भी उसे फैसिलिटेट कर रहा है इस वक्त, वो उस ब्लॉकेट का उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर रहा चीन के अगेंस्ट। एग्जैक्टली ईरान की पोजीशन बदली है पहले दिन से अब तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान ने थोड़ी सी लचक ज़रूर दिखाई है। ईरान ये कहता है कि उन ममालिक के वो जहाज़ गुजरने दे रहा है जो इस जंग में शरीक नहीं हैं या ईरान के मुखालिफ नहीं हैं। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी लचक है, लेकिन यहाँ पर अहम बात हमें ये समझनी होगी कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जंग रोकने का जो बयान है और जो हकीकत है, ये वही सूरत हाल है जो 28-27 फरवरी की रात थी कि अमान के जो फैसिलिटेशन में जो मुज़ाकरात थे वो बिल्कुल कामयाबी के करीब थे और अमेरिका ने हमला कर दिया। अब इस बार फिर एक बार वही सिचुएशन बनी हुई कि पाकिस्तान की सारी फैसिलिटेशन, सारी कोशिशें, सारी मसालियत के बाद एक बिल्कुल चंद इंच के फासले पे है। वही बात जैसे एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि आपने हरमुज़ के मामले के ऊपर है और यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई ना कोई फार्मूला बनता नजर आ रहा है, और एकदम से अगर अमेरिका हमला कर देता और उसका नतीजे में फिर वही सूरत हाल होनी थी कि उसने अरब ममालिक को टारगेट करना था ईरान ने, और सूरत हाल जो है वो फिर एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि दोनों को अपनी अपनी रेड लाइंस में जो भी आपने बात की उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के हवाले से मैं समझता हूँ कि ईरान का जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मौक़िफ़ है शायद उसको बाकी दुनिया भी अभी तस्लीम नहीं कर रही। ख़ुसूसी तौर पर चाइना का भी एक है कि जी हम उसको मुकम्मल टैरिफ नहीं लगाने देते, और ये कि उसका मुकम्मल कंट्रोल अगर हो जाता है तो फिर बाकी जो आपने बाबुल मंदब है या बलाका या दूसरी हैं उनके ऊपर भी वो सिचुएशन जो है सेट हो जाएगा ना, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है ईरान को थोड़ी लचक दिखानी होगी, लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ कि उस पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, जिसमें अब अमेरिका ने 25% तक पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात कर दी है, वहाँ पे भी थोड़ी सी लचक आ गई है। दूसरी बात ये कि 900 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका लेने की बात कर रहा था, अब 400 किलोग्राम यूरेनियम पे आ गया है। तीसरी बात ये कि पहले कह रहा था मुकम्मल एटमी फैसिलिटीज़ अपनी बंद करे, अब एक एटमी फैसिलिटी ईरान को चलाए देने की इजाज़त देने पर राज़ी नज़र आ रहा है। सो अगर मुज़ाकरात की कोशिश चलती रहेगी तो अगले 24 से 48 घंटों में कोई बड़ा ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं तो ब्रेक डाउन होगा, और वो ब्रेक डाउन और वो फिर आप स्क्वायर वन पे चले जाएंगे ना। वही जैसे आपने कहा कि वो एहतशाम साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कहने वाले बता रहे हैं, बल्कि आपने एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ किया कि वो पैगाम रसानी, यानी हमने सनम को ख़त लिखा, ये तो खबर है यहाँ तक तो आ गई, सनम क्या कहते हैं आगे से, यानी हम जो पैगाम रसानी कर चुके हैं उसके जवाब में ईरान एग्जैक्टली कह क्या रहा है? यानी आपके पास वहाँ से कोई जवाबन खबर आई है कि ईरान ने पोजीशन बदली हो, नरमी लचक की बात की हो? देखिए उबैद, जिस तरीके से बाकी 4-5 उनके 14 पॉइंट थे, फिर इनके 5 पॉइंट हो गए थे, अभी देखिए सब पे ऑलमोस्ट किसी ना किसी हद तक जो है ना वो कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। देखिए ना, अब ये जो 450 किलोग्राम की बात हो रही है, अब ये तय हो गया है, कह दिया है ईरान ने, जो खबरें आ रही कि वो अब रूस को दे देंगे। पहले भी आपने देखा 8 टन उन्होंने उनको दिया था जब JCPOA 2015 में हुआ था।
अब ये कोई इशू नहीं रहा। बाकी आपने देखा कि बेबसी फॉक न्यूज़ पे आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की देखी, जब सवाल पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि जी विल टेक इट आउट, ये 440 ग्राम, उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल काम है, वो तो आसमान के नीचे वो पता नहीं कितने मनों टन जगहों पे। फिर उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ग्रेनाइट। वो कहते हैं ग्रेनाइट जो है ना इतना भारी पत्थर है उसके नीचे है, उसने कहा सो डिफ़िकल्ट वी कांट डू इट इवन इन टू वीक्स। तो वहाँ तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब ये तय हो गया कि जी ये तो रूस के पास चला जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? अब जिस पे बहुत ज़्यादा ईरान ने पोजीशन ली है ना दोबारा आबनाए हुर्मुज़ के अलावा, वो उबैद ये है कि हमें कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन दी जाए। वो कहते हैं भाई जंग में वॉर कंपनसेशन कोई नहीं होती। वॉर कंपनसेशन देने का मतलब तो ये है कि जी हम अपने आप को जारे साबित करें। जिस तरह वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि 175 बच्चियों को उन्होंने मार दिया था, वो तैयार ही नहीं है कि उनको आप इंटरनेशनल कोर्ट में लोग ले जाएंगे। तो बहुत से वालों से कहा जा रहा है कि जो सफारती हल्के बता रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के आने के बाद ही इज़ अ डिफरेंट ट्रंप। लोग कहते हैं कि उनकी बात उनको समझ आ गई। ईरान ने, चाइना ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी टुवर्ड्स द एंड इसको जरा मैं मशरकी साहब का भी कमेंट दूंगा। बहुत छोटी विंडो है यहाँ पे, ट्रंप का जितने दिन मूड अच्छा है इसमें ही सारा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली इस वक्त जो सूरत हाल है मशरकी साहब, और इसको अगर कंक्लूड करते हुए, यानी अमरीकी सदर जो हैं वो बेसिकली जब ये कहते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा तो वो स्पॉइलर फैक्टर पे चल रहे होते हैं। वो इसराइल है, वही इसराइल जो यूएई को भी भड़काता है कि अच्छा जी आप जो है वो भी अटैक कर दें, और वो अमेरिका को कहते हैं हम भी आपके साथ अटैक कर दें। तो स्पॉइलर फैक्टर बेसिकली सारी सूरत हाल को ख़राब करे। अगर मुख्तसरन आप इसका जवाब दे दें। 100% उबैद ऐसे ही है। देखिए स्पॉइलर फैक्टर ही चाह रहा है कि किसी तरह भी दोबारा जंग की आग भड़क जाए, अरब और ईरान जो हैं वो आपस में लड़ पड़े, और एक बार ये लड़ पड़ेंगे तो फिर इराक ईरान की जंग 8 साल चलती रही तो फिर ये आपस में एक दूसरे की तबाही करते रहेंगे। और स्पॉइलर फैक्टर जो अपना बैक एजेंडा है ग्रेटर इसराइल का, उसकी ट्रैक पर दोबारा आ जाएगा। थर्ड टेम्पल को बनाने की जो बात कर रहा है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। जो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अल अक्सा है, उसको वो डिमोलिश करने के ऊपर आ जाएगा। सो ये जो स्पॉइलर फैक्टर है ये इंतहाई खतरनाक। अच्छा अमित साहब, एक चीज छोटी सी अगर मैं पूछूं आपसे अमित साहब, कल जो उबैद, हाँ मुख्तसर, ये कल जो अमेरिकी मीडिया बराबर दिखा रहा है बुश के सेकंड टाइम में जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे रॉबर्ट गेट्स का, उन्होंने इंटरव्यू में मैंने भी देखा जिसमें वो कहते हैं कि नेतन्याहू ने आके हमें कहा था और मुझे उसने कहा था कि यार ये आप प्रेसिडेंट ट्रंप को कहो कि हमला करे, तो मैंने कहा कि तुम ये बहुत अहमकाना बातें करो, हम ये नहीं करेंगे। अब सारा अमेरिका उस मीडिया को देख रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रैप करके मरवाया गया और वो इस जंग से निकलना चाहते हैं किसी तरीके से। आपको लगता है उन्हें भी कोई फेस सेविंग या ऑफ रैम्प चाहिए? वो तो कन्फेशन तो आ रहा है ना, वो 8 मुलाकातें इटसेल्फ बताती हैं कि हाँ उन्होंने मजबूर किया है। मशरकी साहब योर टेक प्लीज क्विक। बिल्कुल डेफिनेटली इसीलिए तो सदर ट्रंप जो है वो कि हर लम्हे अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं जंग पर। वो सारे दबाव के बावजूद वो ये चाह रहे हैं, सदर ट्रंप से ज़्यादा कोई नहीं चाहता इस वक्त कि हर हालत में फेस सेविंग वाला एक मुआहदा हो जाए, वो कोई विक्ट्री का ऐलान करके तो बाहर आ जाए। उनका इलेक्शन, उनका पब्लिक पॉपुलैरिटी, हर चीज़ स्टेक पे चली गई है। और मैं ये समझता हूँ कि रिपब्लिकन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर कंसेंसस है कि हर हालत में प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जंग ख़त्म करनी है। फेस सेविंग मिलती है नहीं मिलती है, सिर्फ स्पॉइलर फैक्टर है जिसके अगर दबाव में ना आए, जैसे उबैद ने कहा 2-4 दिन ना आए तो मेरा ख्याल बड़ा बेहतर टाइम निकल सकता है। और ट्रंप की शख्सियत को देखते हुए ट्रंप बुश की तरह या ओबामा की तरह सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरियल लाइब्रेरी पे खुश नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि उनकी जो लेगेसी है उसको मीडिया आने वाले 10 सालों में भी और अगले 20 सालों में भी जो है वो डिस्कस करे, उस पर वो काम करें। बहुत शुक्रिया मशरकी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मौजूद हैं प्रोग्राम में, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देगी, माइनर सा बजट को माइनस करेगी, फिर उसको बाद मिनी बजट पेश करके उसको बढ़ा दिया जाएगा। अवाम की सहूलत के लिए कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोल अब आप देख लें, बढ़ाते हैं 50 रुपये, कम करते हैं 5 रुपये। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, कौन सी चीज़ें कम कर रही हैं? इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ताला कुछ कर दे तो अलहदा मेहरबानी होगी अल्लाह की। उनकी मेहरबानी है कि महंगाई कम करें। गरीब बंदा बहुत ही ज़्यादा लो होता जा रहा है। आगे उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया हुआ है आवाम का, तो बचड़ हो या ना हो, आपके सामने महंगाई का जो आलम है इसके बारे में अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। वैसे तो हमें यही लग रहा है कि IMF को, लेकिन माइट भी गवर्नमेंट इस बार सरप्राइज़ देगी आवाम को। बजट फ्रेंडली होगा, आवाम फ्रेंडली होगा और लेवीज़ जो है वो कम करेंगे अगर पेट्रोल में, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चल रही हैं। सिर्फ बड़े बड़े खा रहे हैं, उनका मज़े कर रहे हैं, उनको क्या पता गरीब क्या किस हाल में है। टैक्सों के अंबार हैं और बोझ उठा रहा है सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार। ये मुबालगा आराई नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। इसलिए बजट की आमद है और तनख्वाहदार तबका ये पूछ रहा है कि इस बार उसे फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा तो कितने टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि मुल्क में अगर कोई टैक्स देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास है।
अंदाज़ा इससे लगाएं कि रवा माली साल के पहले 9 माह में तनख्वाहदार तबके ने 425 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स अदा किया, जो रियल स्टेट के 200 अरब, होलसेलर्स और रिटेलर्स के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक नंबर्स ये बताते हैं कि 2024 में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली 391 अरब रुपए रही, जो 2023 में 276 अरब रुपए थी। इस तरह एक साल में इसमें 41.66% का नुमाया इजाफा हुआ। तहकीक के मुताबिक सिर्फ तनख्वाहदार तबके नहीं, बरामद कुनंदगान, रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मजमूई टैक्स से 3.5 गुना ज़्यादा यानी 352% ज़्यादा टैक्स अदा किया है। 2024-25 के सिर्फ 3 माह में सैलरीड क्लास ने मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया, जो ताजिरों के अदा करदा टैक्स से 1550% ज़्यादा है। अगले माली साल के बजट की तैयारी के लिए पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने वजारत ख़जाना को सिफारिशात अरसाल की हैं। चैम्बर ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह में 5% कमी की तजवीज़ देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शरह 36% से कम करके 30% तक मुकर्रर करने पर जोर दिया है। इसके साथ 9% सरचार्ज ख़त्म करने का भी और नॉन टैक्स स्लैब को 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये तजावीज़ मंजूर हुकूमत तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ दे सकेगी, नहीं दे सकेगी, या बोझ को मज़ीद बढ़ा देगी। सबको डिस्कस करते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस बीच हमें ज्वाइन किया अशफाक तोला साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अशफाक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर अशफाक साहब, ये जो सारा मामला है, तनख्वाहदार तबका जिस तरह से टैक्स का बोझ उठाए हुए है और एग्जैक्टली इस वक्त जो PDL के ज़रिए भी एक नया रास्ता बनाया है हुकूमत ने टैक्स आमदन को अपनी बढ़ाने का या अपनी पॉकेट में मज़ीद पैसों को डालने का, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास गुंजाइश है कि यहाँ से मज़ीद कुछ टैक्स वसूल करे, या और जो एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए वहाँ से टैक्स वसूली पर इस बजट में ज़ोर देना चाहिए, और अगर है तो वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेसमैनों की जो इंडिविजुअल, देखिए पर्सनल इनकम टैक्स होता है, इसमें सैलरी भी होती है, बिजनेसमैन भी होते हैं, तो वो सैलरी स्पेसिफिक शायद नहीं करे, वो मैंने कहा था सैलरी स्पेसिफिक कोई बात में दो राय नहीं है कि सैलरी तबके से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। किसी और प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जी आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री के रेट लगा दिए हैं और अफ्रीकन कंट्री की आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ये चल नहीं सकता। दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मेरा ख्याल तजवीज़ है वो ऑब्वियसली पर्सनल इनकम टैक्स पे है, जिसमें सैलरी को भी बेनिफिट मिलेगा, बट वो चाह रहे हैं जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है ना, उनका जो टैक्स रेट 45% पे जाता है, वो कहते हैं उसको आप कम करें। तो एक तो मेरा ख्याल है उस पर ये कह रहा हूँ, और उनको भी कम होना चाहिए, बट एक फ़र्क तो रहता है, बिकॉज कि जब अगर आप ऑर्गेनाइज वे में कंपनी बना के चलते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है 32% है, और इसके बाद आपका सुपर टैक्स भी है, मगर कंपनी में आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। तो ये इंडिविजुअल में नहीं होता, और पहले ये होता था लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन साइड पे वो 2-3 AOP बनाते थे और उसके बाद वो AOP ख़त्म हो जाती थी, प्रोजेक्ट ख़त्म होता था। तो इसलिए इनको सर्कमवेंट करने के लिए प्रपोजल आया था कि इनका रेट कंपनी के रेट से ज़्यादा हो, ताकि लोगों को कॉर्पोरेटाइजेशन की जाए। तो ये कुछ मारूजात थी जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे थे। बट मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो एक्सपोर्ट या जो होलसेलर रिटेलर हैं उनको उन्होंने टैक्स नहीं किया। जो 2023 की मेरी रिपोर्ट थी RRMC की, उसमें दोनों के लिए हमने कम से कम 1000 से 1500 अरब रुपए का टैक्स लगाया था, बट ट्रेडर्स तो मान भी गए, तो उनका 375 का टैक्स हो भी गया था। जो स्कीम अब ये लाने वाले हैं कि 1% टैक्स दे दो और हम डायरेक्ट वसूल करके फुल एंड फाइनल कर लेंगे। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स ने उस साल बहुत रच के बनाया था जब करेंसी डिवैल्यूएशन हुई थी। उस वक्त हमने ये लिखा होगा, ये किताबों में लिखी हुई चीजें हैं कि आप उनको भी फुल टैक्स नॉर्मल रिजीम में लेके जाएं, मगर आज भी इनकी लॉबी वो उल्टे ही काम कर रही है कि जी हमें फिर फिक्स टैक्स रिजीम में लेके जाए। आज तक अगर पाकिस्तान के किसी तबके ने पाकिस्तान को मायूस किया है वो एक्सपोर्टर है। आज तक इनकी एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है, और गो न गो आप जब देखें उनको डिवैल्यूएशन के झगड़े इनके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के झगड़े इनके होते हैं। हर किस्म के जो
जो कंसेशन है वो उनको कंसेशन है वो चाहिए इनको मिल रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली यही पॉइंट आपकी इजाज़त से तोला साहब, एहतिशाम साहब, ये जो एक्सपोर्टर है, जाहिर है इसको हम इनकरेज भी करते हैं, इसको रिलीफ भी देते हैं, कंसेशन भी देते हैं, जो तोला साहब कह रहे हैं, एग्जैक्टली इसको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाए कि ये परफॉर्म भी करे, प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ाए, उसका जो कंपेटिटिव मार्केट रेट है वो भी रखे, दुनिया में वो सेलेबल भी बनाए उसको, और पैसे जब लेकर आए तो उस पर टैक्स भी दे, मतलब इनको कन्विंस कैसे करें, इस तरफ कैसे लाएं? देखो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनको टैक्स देना चाहिए, ख़ास तौर पे जो अशफाक तोला साहब बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्टर, होलसेलर, छोटे ताजर जो है ना, ये टैक्सों की जब बात आती है तो बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं है। मेरा कंसर्न तो बुनियादी तौर पे ये है कि चलें आप एक्सपोर्टर के साथ डील कर सकते हैं, उन्हें मजबूर कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि अपना टैक्स बढ़ाएँ, और ये उनको बताया जाए माजरत के साथ, ये कितनी अफसोसनाक बात है, अगर लफ्ज़ मैं यूज़ ना करूँ कि शर्मनाक बात है कि सैलरी क्लास एक बंदा 20,000 25,000 तनख्वाह भी लेता है तो जनाब उसकी तनख्वाह में से टैक्स ज़रूर कटता है, तो ये लोग टैक्स कम देते हैं। मेरा कंसर्न उबैद ये है कि वो लोग जो टैक्स सिरे से देने से आ रही हैं, इनकारी हैं, छोटे ताजर जो हैं। देखिए एक मुद्दत से हम देख रहे हैं ताजर 2 स्कीम है, सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, अभी कोई कितने सालों से 4 साढ़े मेरे ख्याल कम से कम तोला साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, 3-4 साल हो गए, 4.5 लाख से ज़्यादा नए जो अपना टैक्स पेयर हैं उनको आइडेंटिफाई किया, छोटे ताजरों को। वो वैध वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, वो 1000 रुपया महीने का साल का टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। अब ये क्या FBR की नालायकी है, रियासत जो है ना उसकी रिट नहीं है, क्या कहें। और दूसरी तरफ आ जाके अल्टीमेट बात होती है कि जो टैक्स नेट में हैं वही टैक्स देंगे। अभी देखें ज़री इनकम टैक्स लागू किया हुआ है, वो नहीं देने के लिए तैयार, और दूसरे सेगमेंट है वो देने के लिए तैयार। होटल वाले जो है ना वो जो हुकूमत के ब्याह पे टैक्स काटते हैं आपका, वो हुकूमत को नहीं मिल रहा होता, बहुत कम मिल रहा होता है। तो अब सवाल ये कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तोला साहब तो बड़ा करीब से इनको जानते हैं। अहम सवाल यही है कि अब ये जो ताजर लोग हैं जो डिनाइल मोड में हैं कि टैक्स देना ही नहीं, जब थोड़ा सा आप जोर देंगे, शटर डाउन, पहिया जाम, फलाना हड़ताल, आप क्या कर लेंगे। एक मुद्दत होगी, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से पहली हुकूमत में इसहाक डार साहब की यहाँ रोज़ाना MNAs MPs के साथ लड़ाई होती थी, वो क्योंकि वो ताजरों की सपोर्ट करते थे। उन दोनों बात हो रही थी कि जी हमने GST लगाना ही लगाना है। अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब मजबूर होकर उन्होंने कहा यार रहने दे, नहीं लगाते। अब कौन लगाएगा, क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं, दुकानदार अच्छी कमाई है, नहीं देते। अब इनको कौन कहेगा कि टैक्स दें। और ये जो बोझ बन गया माजरत के साथ उबैद, एक दफ़ा एक चीज़ हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी सूरत में ये जो तनख्वाहदार तबका है इन पे बोझ कम होगा। 2 साल पहले पहली दफ़ा ये आई थी स्कीम, उन्होंने कहा था जी बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, 40 से 45% लोग टैक्स दे रहे हैं, और ये मौजूदा माली साल में वादा किया गया था जी इन पे टैक्स कम कर दिया जाएगा। आपने इसके बराए नाम उन्होंने इस पे कम किया। तो बात है कि जो टैक्स नेट में आ गया, फंस गया हुआ है, वो फंसा हुआ है और उस पे बोझ नहीं आना चाहता ना। इसमें बड़ा आम नुक्ता उठाया है साहब ने, तोला साहब, कि बुनियादी तौर पे मतलब वो जो फिक्स टैक्स है उसकी बात कर ली जाए, या फिर जो टैक्स कलेक्शन है, यानी वो जो FBR ने डिवाइसेस लगाई और उसकी बड़ा ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया, और जो टैक्स कलेक्ट होगा वो एग्जैक्टली जाएगा भी। इसको वर्केबल कैसे बनाएं, क्योंकि टैक्स के वसूली के लिए जब जोर दिया जाता है तो वो पहिया जाम हड़ताल हो जाती है या शटर डाउन हड़ताल हो जाती है। इसका को एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या, यानी ताजरों को कैसे समझाएं कि भाई आपने भी इस मईशत को चलाना है, सिर्फ अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र ना करें। देखें उबैद, यही चीज़ ये देखें, प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे। और यहाँ पर ये हुआ था जब 23 में आई वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जब रिफॉर्म्स में देख रहा था तो ये सबसे बड़ा पेचीदा मसला था कि ताजरों को टैक्स क्या किया जाए। तो वो मैंने ही रिजॉल्व करके दिया था और ताजरों की कंसेंट से दिया था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 2022 के डेटा पे, कि 40 ट्रिलियन रुपीस की रिकॉर्डेड सेल है। मैं वो सेल की बात नहीं करता जो अनरजिस्टर्ड की है। और 40 में से 10 ट्रिलियन वो थी जो कि इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान एक्सचेंज होती है, कि आपने इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरर को दिया तो उस पर सही से टैक्स कट जाता है। कई ट्रिलियन ऐसी थी जो FMCG जो है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के ऊपर होती थी। 27.5 ट्रिलियन के ऊपर कोई टैक्सेशन या कोई ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारी। तो हमने ये प्रपोज किया था उस वक्त देख के कि ये सारे दुकानदारों की सेल है जिसको ये डायरेक्ट शेड्यूल 3 में जाती है, कहीं भी जाती है। हमने इनको कहा कि आप उस पर टैक्स लगा दे तो 275। ये मैं आपको 2022 का डेटा दे रहा हूँ। हमने इन छोटे ताजरों को बुलाया, इनके तमाम लीडरों को बुलाया और उनकी कंसेंट से एक छोटा सा फॉर्म बनाया कि ये टैक्स रिटर्न, इससे ज़्यादा आपको हम नहीं पूछेंगे, आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, हम आपसे टैक्स वसूल करने ही नहीं आएंगे,
आप जहां से खरीदेंगे, इंपोर्टर से खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, आप 100 रुपए की चीज खरीदेंगे, वो आपसे 101 रुपया लेगा। 100 रुपया वो अपने लेगा, 1 रुपया वो हमारा लेगा और वो हमें जमा करा देगा। इस तरीके से उनकी भी जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी। और मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने इनका रखा था 3 करोड़ रुपए, अगर 3 करोड़ रुपए से कम होगा आपका तो ये फिक्स्ड होगा, और 3 करोड़ से ज्यादा होगा तो ये मिनिमम होगा, फाइल करना पड़ेगा, चाहे छोटा ही रिटर्न। उस एग्रीमेंट हो गया था, और उस एग्रीमेंट होने के बाद राइटिंग में मैंने दे दिया और बता भी दिया था। अब वो नहीं ला, अब ये इसके बाद केयरटेकर सेटअप आया, उन्होंने वो ताजत दोस्त स्कीम बना दी, इन्हें रजिस्टर कराओ, नहीं छोड़ेंगे तुम। क्या हुआ? नतीजा 0/0। फिर आपने हर किस्म के पंजा आजमाई कर ली उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। इसमें अगर इसको ये यूं कहा जाए, जो जुमला सुन ले, पहले सुन, रीड करने दे। अब वही स्कीम वही स्कीम जो मैं इनसे एग्री करा के लाया था वही वापस ला रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा इनकी? हाँ, जो बीच में अब आप देखें, अब अगर 3 साल अगर आप पहले कर लेते तो हो सकता है 40 लाख उस वक्त आज 60-70 लाख हो जाते। वो जो 275 अरब था आज 875 अरब हो जाता, और वो नेट में भी आते, उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो जाती, और ऑब्वियसली सारा काम भी हमारा निकल जाता। फिर ना अच्छा, ये तौला साहब, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ। ये जो आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है पॉलिटिकल विल की कमी है। जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये टीवी पे बैठ के ये कहे कि पाकिस्तान इज डेस्परेट बोरर, वो आखिरी महीने में पूरी कोशिश हो रही थी कि इधर से करके अपना टैक्स पूरा करना है, अपना रेवेन्यू को किस तरह अपने टारगेट को पूरा करना है। जब तौला साहब ये रवैया हो जाए तो आप मुझे बताएं क्या होगा? पूरे साल में कोई हम एफर्ट नहीं देखते, कोई एक्सरसाइज नहीं देखते, लास्ट मिनट टारगेट अचीव करने की कोशिश हो रही होती है। हाँ, देखें, मैं आपको बताऊं, ये तमाम चीज़ों के जो मसले हैं ना हमारे टारगेट के, देखिए रियल आप ये हमारी कौम ये कोशिश कर रही जी इकोनॉमी को ड्राइव करे, ऐसे नहीं हो सकता। इकोनॉमी हमेशा टैक्स को ड्राइव करती है। जो इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स मिलेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी तो टैक्स नहीं मिलेगा। जब कोई टैक्स ना देने का बहाना है तो एक तो ये होता है इकोनॉमी नहीं चल रही, दूसरा जब लोगों को बहाना मिलता है तो वो टैक्स चोरी भी कर लेते हैं। तो ये कोई वो नहीं है। सब मसलों के जो सबसे बड़ा मसला है वो IMF का प्रोग्राम है। प्रकाश फाख्तौला साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बड़ा वक्त का थैंक यू। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। क्या कराची नया सूबा बनेगा? सियासत में 28वीं तरमीम की गूंज तेज होते ही ये सवाल एक बार फिर सर उठा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड 28th अमेंडमेंट में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर 28वीं तरमीम में सिंध में नए सूबे बनाने और NFC अवार्ड को 18वीं तरमीम से पहले वाली पोजीशन पर बहाल करने की कोशिश हुई तो वो इसकी भरपूर मुखालफत करेगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी पंजाब में जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाने की हिमायत करती है, मगर सिंध की तकसीम पर उसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नए सूबे के लिए सिंध असम्बली से करारदाद की मंजूरी लाजमी है, लेकिन MQM के मुताबिक अगर सिंध असम्बली करारदाद पास नहीं करती तो वफाक के पास रेफरेंडम का कानूनी ऑप्शन मौजूद है। यही नहीं, MQM मकामी हुकूमतों के हवाले से आइन के आर्टिकल 140 में तब्दीली को भी 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाने के लिए कोशां हैं, जिससे शहरी हुकूमतों को माली वसाइल, इख्तियारात और आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये दावा किया है कि मुक़्तदर हलकों का ये गुरूर कि पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं हो सकता बहुत जल्द खाक में मिलने वाला है, क्योंकि आइन के तहत पीपल्स पार्टी के बगैर भी बहुत कुछ मुमकिन है। अगर इस तरमीम में NFC के हाथ पांव खोले गए तो MQM इसकी भरपूर हिमायत करेगी। लेकिन सवाल ये पीपल्स पार्टी और MQM में कौन इस पोजीशन में है कि अपनी बात मनवा सके, ये मामला किस तरफ जाएगा, इस सब को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन करें। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। का यकीनी तौर पर 28वीं तरमीम के मामलात हैं और जिससे भी सवाल पूछो वो कहता है कि आपके मुँह से सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि 28वीं तरमीम को लेकर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से कोई हल्की फुल्की बात की हो, बताया हो, अपना इरादा या ख्वाहिश का इजहार किया हो, और अगर किया हो तो क्या उसमें NFC, नए सूबे, ये मामलात भी डिस्कस हुए?
ये मीडिया की, खासतौर पे सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। अब फॉर्मल मीडिया पे भी डिबेट होनी शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉर्मल मीडिया भी अब सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करता है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस पैदा करने की। मैं उस पर बात करने लगूँ तो ये है कि मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डिबेट चल रही होती है। लोग अपने तौर पे अपनी आरा जो होती हैं, या हुकूमत के कुछ लोग बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, मीटिंग्स में चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब तक कोई फॉर्मली डिस्कशन के लिए कोई एजेंडा आइटम के तौर पे डिस्कस ना हो, या आपके साथ फॉर्मल कोई डायलॉग ना हो, आप उसको किसी तजवीज़ का नाम नहीं दे सकते। ज़ाती तौर पे डिस्कशंस हैं, मुझे कोई मिल गया, आपको कोई मिल गया, कोई MNAs आपस में मिले, किसी वजीर साहब ने वहाँ बैठ कर कोई बात कर दी, किसी वजीर ने किसी टॉक शो में किसी सवाल का जवाब देते हुए कह दिया, तो ये संजीदा डिबेट नहीं होती। बिलावल साहब ने चंद दिन कब इस बात की वजाहत कर दी थी एक सवाल के जवाब में कि अभी तक हमारे साथ कोई फॉर्मल राब्ता नहीं हुआ है, और अगर उनसे नहीं हुआ तो नीचे नीचे हमसे क्या होगा। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। एक जनरल डिस्कशंस हैं लोगों की, जिसमें आप आज़ाद हैं, लोग आज़ाद हैं, जिस पे चाहे बात करें। हम तो क्योंकि पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। हम सिर्फ उस चीज़ पे बात कर सकते हैं जो कि एक एजेंडे के तौर पे या एक मीटिंग पॉइंट्स के तौर पे सामने आई हो, उस पर डिस्कशन भी। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताइए, अपने तजर्बे की रोशनी में 26वीं तरमीम भी आपने देखी, 27वीं भी देखी, 28वीं तरमीम को लेकर मफरूज़े अंदाज़े इसी सब को जोड़ते हुए NFC के मामलात को डिस्कस किया जा रहा है। फिर वहीं MQM कहती है कि वो 140 में तरामीम जो उसकी 26वीं से पेंडिंग है उनको भी अकोमोडेट करवाना चाहती है। नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामलात हैं। आपके तजर्बे की रोशनी में एग्जैक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, कंसिडरिंग आप इत्तेहादी फॉर्मली नहीं लेकिन ज़ाहिर है आप हिमायती हैं और वोट की सूरत में आप वज़न डालते हैं, MQM और दीगर जमातें, 28वीं तरमीम की शक्ल क्या हो सकती है आपके एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक? मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं अपने तौर पे इस पर क्याफे लगाऊं। मैंने पहले गुजारिश की ना, मैं एक जमात पर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लिहाजा मैं क्याफे आप लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून NFC के पीछे जाना चाहती है, यानी वो 18वीं तरमीम से पहले वाले मामला पे जाना चाहती है कि नहीं। उन्होंने जब तजवीज़ दी थी, एक दफ़ा ये बहस छिड़ी और उसके ऊपर मेरी जमात का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे आ गया, और चेयरमैन साहब ने शायद असम्बली के फ्लोर पे भी इस पर बात की थी। लिहाजा उसके बाद उस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली इसलिए नहीं आई कि उसके अलावा कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। कोई और तजवीज़ आएगी तो देखा जाएगा। रही बात डिस्कशंस की, तो वो NFC के ऊपर भी वो बात कर सकते हैं, हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। वो नए सूबों की बातें भी सुन रहे हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन हैं उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए लोकल गवर्नमेंट को, ये भी एक डिबेट है, MQM का एक मुतालबा रहा है। लेकिन ये सारे लोगों के अंदर अपने तौर पे डिबेट्स तो ज़रूर हैं, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ कि वो ज़ाती महाफिल में या लोगों की राय के तौर पे बातें आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से एक मुजव्वज़ा तरमीम, उसका तो कोई ड्राफ्ट अभी सामने नहीं है, ना हुकूमत ने कोई बात छेड़ी है। लॉ मिनिस्टर साहब ने बहरहाल 2 दिन पहले ये कहा था कि हमारी तरफ से अभी तक कोई तजवीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, MQM कहती है कि वो 140 में जो तरमीम चाहती है, यानी बल्दियात से मुतालिक मामलात, और वो ये भी साथ साथ कहते हैं फारूक सत्तार साहब कि हमारा और पीपल्स पार्टी का इस पर इत्तेफाक भी हुआ है, यानी हमने MOU भी साइन किया हुआ है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है उनके मुताबिक। तो आप 140 से मुतालिक मामलात को सपोर्ट करेंगे अगर 28वीं तरमीम टेबल होती है और उसमें मामला होता है? देखिए, मैं बिट्स एंड पीसेस में क्या जवाब दूं, अगर के ऊपर क्या बात हुई। अच्छी बात होगी तो मेरी पार्टी उसको वोट करेगी। ज़ाती तौर पे मैं लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को जमहूरी निज़ाम का बड़ा लाजमी अंसर समझता हूँ। हमारा आइन भी कहता है, और लोकल बॉडीज़ आइन का हिस्सा तो हैं, लेकिन उसके इलेक्शन को और पावर्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसका वो मुतालबा कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली के मुद्दत को और इलेक्शंस को और उनके इख्तियारात को तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसा ही कम अज़ कम इलेक्शन और उसको तो होना चाहिए लाजमी तौर। तो मेरी राय ये है, मेरी जमात की राय तभी आएगी जब ये कोई ड्राफ्ट की सूरत में बात सामने आएगी। ठीक है, एक और चीज़ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन में ज़ाहिर है, क्योंकि हम एक अंदाजे पर अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो MQM कहती है, क्योंकि वो इस वक्त करीब है, और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है और आइन इसकी इजाज़त देता है, यानी नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक वो कहते हैं कि रेफरेंडम का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आप समझते हैं कि ये रास्ता मुस्लिम लीग नून MQM के कहने पर ऑप्ट कर सकती है, वफाक ये रास्ता ऑप्ट कर सकता है?
रेफरेंडम का कोई रास्ता नहीं, रेफरेंडम इन चीजों पे नहीं हुआ करते, वो और चीजें हैं और उसके लिए भी बहुत नैरो विंडो होती है। इसके लिए एक वाज़ेह रोड मैप मौजूद है आइन के अंदर, और वो ये है कि जिस सूबे के अंदर नए सूबे के मुतालबे हैं, उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है, वो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से बिल पास करेगी, रेजोल्यूशन करेगी। वो रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में आएगा, वहाँ से 2/3 अक्सरियत से पास होगा, वहाँ से सेनेट में जाएगा, वहाँ से 2/3 अक्सरियत में पास होगा, तब ये मामला आगे चलेगा। तो उसकी बुनियाद पड़ेगी जिस दिन उस सूबाई असम्बली ने 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन करना है, और कोई रास्ता नहीं है। और आप समझते हैं ये कि रास्ता आइन के अंदर दिया है। और आप समझते हैं कि सिंध इसके लिए डेफिनेटली तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें मौक़िफ़ है, लेकिन जनूबी पंजाब सूबा होना चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हज़ारा जैसे, वो तो खैर वहाँ पे करारदाद भी उसकी पास कर चुके हैं, वहाँ भी ये होना चाहिए। पंजाब का मुतालबा पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी उस मुतालबे को दोहरा रही है जो पंजाब असम्बली ने एक मुतल्लिका रेजोल्यूशन की सूरत में किया था। पंजाब से वो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन या रिक्वायर्ड जो रेजोल्यूशन है वो पंजाब की असम्बली कर चुकी है जनूबी पंजाब के लिए, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वहाँ ये हो जाना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? यानी इस पे कोई वर्किंग रिलेशन एमक्यूएम के साथ नहीं बन सकता? यानी वो कहते हैं कि आबादी के लिहाज से कराची या हैदराबाद को जो एक अलग, ये उनका हक है, वो करते रहे। पीपल्स पार्टी समझती है नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, जिस दिन उनके पास अक्सरियत होगी कर लेंगे। पंजाब में मैंने कहा, मैं तो, मेरी जमात तो नहीं कह रही ना, मेरी जमात तो ये कह रही है कि पंजाब के लोगों की डिमांड है, और पंजाब की असम्बली ने रेजोल्यूशन किया है, तो वो भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी से डायलॉग करें और पीपल्स पार्टी को इस बात पे कन्विंस करे, और अगर पीपल्स पार्टी कन्विंस हो जाती है तो बिल्कुल प्रोग्रेस पे बात आगे बढ़ा लें। लेकिन इस वक्त अगर ये एक अंदाज़ा लगाया जाए, या एक एमक्यूएम की बात को सुनते हुए, या वफाक अगर जिस तरह से अभी फॉर्मल डेफिनेटली कोई चीज़ स्टेबल नहीं हुई, लेकिन ये बात क्यों की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी ये चीज़ हो सकती है? आप समझते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो जो आज़ाद लोग हैं वहाँ से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का प्लान रखते हैं, और इतने डाइवर्स या इतने वाइडर स्पेक्ट्रम पर वो इस चीज़ को कंट्रोल या केटर कर सकेंगे आईनी तरमीम के तनाजुर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम क्या कह रही है, मैं उसको जवाब दे नहीं हूँ। एमक्यूएम का अपना हक है, वो बातें करें, मुझे तो उससे इनकार नहीं है। वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, इसकी बुनियाद तो वो खुद ही वाज़ेह कर सकते हैं। मैं एक शक की बुनियाद पे चैलेंज करने बैठ जाऊं, मैं ये कह दूं, मैं वो कह दूं, आप मेरे सवाल को छोड़ देंगे और मेरे जवाब को जो है वो हाईलाइट कर दिया जाएगा सोशल मीडिया में, खास तौर पे कमर ज़मान कायरा ने ये कर दिया, वहां से एक बयान आ जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के बगैर एक अगर सिंध जो एमक्यूएम कह रही है, कौमी असम्बली में या अपर हाउस में बुनियादी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कंधे पे आईनी तरमीम हो सकती है? मतलब अगर ये एश्योरेंस कोई दे रहा है या ये कोई रास्ता दिखा रहा है, आप समझते हैं कि लॉजिकल है? मेरे भाई, मैं फिर कहूंगा, ये बात एमक्यूएम से पूछिए, मैं एमक्यूएम की बातों को कैसे उस पर बात कर दूं? वो अपने तौर पे आजाद है, और मैं एमक्यूएम के हर सवाल का जवाब देने का पाबंद तो थोड़ा ही हूँ। ठीक है कायरा साहब, यानी ये फिर एमक्यूएम से सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि एमक्यूएम इसका क्या जवाब देती है। आइंदा आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर ये मामला तो अंडर डिस्कशन रहेंगे, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, हमारा काम तो यही है कि हम सवाल करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पसंद की शादी ने 50 घर निगल लिए, रस्म व रिवाज की आग ने जैकबाबाद में पूरे गाँव को जला डाला। कसूर क्या था? दो जिंदगियों ने वो रास्ता चुना जिसकी कानून भी इजाज़त देता है और शरीयत भी, यानी पसंद की शादी कर ली। मगर इस फैसले की कीमत लड़के के पूरे गांव ने आग और बारूद की सूरत में चुकाई। सिदरा चन्ना और हसन बर्रो ने 5 मई को हैदराबाद में कोर्ट मैरिज की। शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो गैरत के नाम पर 400 मुसल्ला अफराद गाँव पर टूट पड़े। 50 से ज़्यादा घर जला दिए गए। बच्चों के ख्वाब, औरतों की चादरें और गरीबों की जमा पूंजी सब राख बना दी गई। दुल्हन का बयान है कि वो 20 साल की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, मगर लड़की के वालिद का दावा है कि उसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 14 साल की है और ये शादी मैरिज एक्ट की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। कौन सच्चा है और कौन झूठा? सितम यह हुआ कि फैसला करने के लिए कानूनी रास्ता नहीं अपनाया गया, ना ही सफाई का मौका दिया गया, और फैसला बंदूकों, आग और ताकत के जोर पर ही सुना दिया गया। सवाल यह है कि ऐसे मामलात में लोग कानून की मदद लेने के बजाय कानून को हाथ में ही क्यों ले लेते हैं? जिंदगियां क्यों छीन ली जाती हैं और घर क्यों जला दिए जाते हैं? शादी को इतना बड़ा जुर्म माना जाता है। अगर ये जुर्म है तो इस दरिया के आगे बंद कौन बांधेगा? प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।